और किस्सेबाजी के लिए तैयार है। ख़वातीन और हज़रात, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे निशी पांडे और तिग्मांशु धूलिया जी का। So I welcome you to Lucknow and of course to the festival you've been coming. Does the audience want me to actually read an introduction to him? I think he doesn't need any introduction. He's a dialogue writer, he's a director, he's an actor, screenwriter, producer, casting director, and is known for his work in Hindi cinema. Has won many awards. Most of us know that he got the National Award for Pan Singh Tomar, one of my most favorite films. And what is important is that I think he's a boy from UP, comes from Allahabad. His father was a judge. He's the youngest of 3 brothers, and one of them is in the Navy, one is a Supreme Court judge, and there he is, the star of the family, I guess. So today in किस्सेबाजी हम लोग बात ये करना चाहेंगे. You have played so many roles, you know, screenwriter, dialogue लिखना, acting, directing, casting director, and फिल्में बनाना है किससे बताना, किससे स्टोरी टेलिंग ही तो है. So we would like to know कि आप जब ये किससे एज अ डायरेक्टर अप्रोच करते हैं या आप एज एक्टर, बिकॉज यू आर ऑल्सो ब्रिलियंट एक्टर, तो आप एक्टर की तरह होते हैं, तो डज इट डिफर आपके प्रोसेस में ऑफ क्रिएटिव प्रोसेस में क्या डिफरेंस आता है जब आप एक एक्टर की तरह किससे को अप्रोच करते हैं, कैसे उसको बोलेंगे एज अ डायरेक्टर? डेफिनेटली द प्रोसेसेस विल बी डिफरेंट एज अ डायलॉग राइटर. सो इट्स अ लॉन्गिश क्वेश्चन, ट्रिकी, बट आई थिंक हम लोग यही जानना चाहेंगे. देखिए, मुझे लगता है दुनिया के जितने भी आर्ट फॉर्म्स हैं, चाहे पोट्री लेखन में कर लीजिए या परफॉर्मिंग आर्ट्स में कर लीजिए, पेंटिंग में कर लीजिए, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मॉडर्न और कंबाइनिंग ऑल द आर्ट फॉर्म्स इज सिनेमा. और फिल्म में जो है वो हमेशा डायरेक्टर की ही होती है. फिल्म इज़ अ डायरेक्टर्स मीडियम, थिएटर इज़ एन एक्टर्स मीडियम, टेलीविजन इज़ बैड राइटर्स मीडियम. आई एग्री. तो जब आप फिल्म करते हैं, जब मैं एज एन एक्टर में किसी तो मैं तो डायरेक्टर का ही अप्रोच को फॉलो करता हूँ. जब जो डायरेक्टर बोलता है वो मैं फॉलो करता हूँ. मैं चाहता हूँ जब मैं डायरेक्ट करूँ तो एक्टर्स भी मुझे ही फॉलो करें. तो जब मैं डायरेक्ट करता हूँ तो पूरी कमान सबकी मेरे ही हाथ में होती है. जब मैं एक्टर उठता हूँ तो मैं कठपुतली होता हूँ डायरेक्टर के हाथों का. वो जो कहेगा, कभी कभी होता है कुछ सीन्स में आपको दिक्कत होती है तो मैं पूछ लेता हूँ. मैं ज़्यादा किसी डायरेक्टर को परेशान नहीं करता. उसका विजन होता है, उस पर चलना होता है आपको. तो जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर में एक्टिंग कर रहा था तो उससे मुझको एक सीन होता है जिसमें मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिखाया हूँ उसमें, और मनोज वाजपेयी और उसके कुछ लोग, ही इज जस्ट अ लोकल गून, और वो लोग मुझे उठा लेते हैं गाड़ी से और ले जाके मुझे कहीं कोने में मेरे साथ बदतमीजी करते. तो मैंने अनुराग को बोला, मैंने कहा यार देखो, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ और उस तरह का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो बहुत साफ़ सुथरा हो. मैं भी बहुत ही हाँ गलीज किस्म का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ. तो और मैं भी छोटा मोटा गुंडा नहीं हूँ, बड़ा आदमी, कैसे मुझे उठा लेंगे. बट उसका अपना टेक था तो मैंने ज़्यादा उसमें दखलंदाजी की नहीं. मैंने जैसा उसने बोला मैंने किया. तो ऐसा ही होता है जब आप एक्टर होते हैं तो आप किसी और के हाथ में होते हैं, जब आप डायरेक्ट करते हैं तो पिक्चर आपके हाथ में होती है. आई एब्सोल्युटली एग्री कि सिनेमा जो है, पूरी ऑडियो थियोरी जो है, द डायरेक्टर एज ऑथर, ये तो इंटरनेशनली अब एक्सेप्टेड है. पहले स्टार्स से हम लोग जाने जाते थे कि ये जितेंद्र की फिल्म है और ये दिलीप कुमार की फिल्म है, बट नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड. हॉलीवुड में भी कैरी ग्रांट की मूवी अब नहीं है, इट्स द डायरेक्टर्स मूवी. सो वी नो कि तिग्मांशु धूलिया की फिल्म है या अनुराग कश्यप की फिल्म है. But when you are writing the story or writing the dialogues, do you then also listen to the director? या आपको लगता है कि कोई creative freedom आपको मिलती है? I have very seldom written for other directors. Okay. I have written for your own self. No, I have written for the others as well. But like I was Shekhar Kapoor's assistant, तो मैंने उनके लिए लिखा. और ज़्यादातर उन डायरेक्टर्स के लिए लिखा जिनकी हिंदी कमज़ोर है. तो फिर मैंने दिल से फिल्म के डायलॉग्स लिखे. वो मणि सर साउथ के थे, उनकी हिंदी तो फिर वहाँ पे ये होता था कि वो मुझे अंग्रेज़ी में जो चाहते हैं सीन में
वो अंग्रेजी में लिख के दे देते थे और उनका सिर्फ ये कहना था मुझे ज़्यादा बकबक नहीं चाहिए, कम शब्द। हाँ, यू हैव टू बी वेरी मिनिमलिस्टिक। तो मैं समझ गया वो जिसके साथ काम कर रहे होते हो आपको पता होता है किस तरह का डायरेक्टर है, उस डायरेक्टर का एस्थेटिक सेंस क्या है, उसका सेंस आपको होता है, तो अकॉर्डिंगली फिर लिखता हूँ मैं। राजकुमार संतोषी के लिए लिखा और गोल्डी बहल के लिए लिखी थी मैंने बस इतना सा ख्वाब है। मैंने बाहर की कुछ 4-5 पिक्चरें लिखी हैं, बाकी जितना लिखा है मैंने अपने खुद के लिए लिखा। सो लेट्स कम टू योर वर्क, एंड क्योंकि सेशन का नाम ही किस्सेबाजी है, तो यही पूछें आपसे कि आप किस तरह के किस्से हैं, किस तरह के किस्सों को आप बयान करना चाहते हैं? व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज इंटरेस्ट यू? ऑफ कोर्स वी हैव सीन योर गैमेट ऑफ फिल्म्स कि आप एक बायोग्राफिकल आपने मूवी बनाई पान सिंह तोमर, एंड साहब बीवी वाली जो भी आपकी फिल्म बनी, यू नो मैनी फिल्म्स ऑफ मैनी काइंड्स, बट व्हाट रियली इंटरेस्ट यू? एंड और किस तरह के किस्से आप सोचते हैं उसको, व्हाट इज इट दैट यू वांटिंग टू से थ्रू योर स्टोरी? हाँ, ये देखिए सवाल बड़ा ये कहीं भी जा सकता है जी, थोड़ा, ले जाइए कहीं भी। जी हाँ, तो बड़ा पेचीदा सवाल है ये। कभी कभी आपको घर चलाने के लिए काम करना होता है, तो वो भी किया है। कभी कभी आपके पास काम होता नहीं है तो आप काम जनरेट करते हो, और काम को जनरेट करने के लिए आप ऐसे काम चुनते हो जिसमें ज़्यादा पैसा ना लगे। तो मैंने साहब भी गैंगस्टर बनाई, मतलब मैं पान सिंह तोमर बना चुका था और फिल्म के रिलीज़ का वेट कर रहे थे, यूटीवी रिलीज़ कर नहीं रही थी फिल्म, उनको लगता था कि पिक्चर तो ठीक है, पता नहीं कौन देखेगा इसको, तो कुछ काम नहीं था, सारे एक्टर्स आ जाते थे, मान लो टीटी वीटी खेलते रहते थे, खाना वाना खाते थे, चले जाते थे। फिर एक दिन मुझको लगा कि क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के साथ यार, हम लोग यही चलेगा क्या, कब नहीं होगी रिलीज़ तो फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट फिल्म तो बनानी है। तब डिजिटल उसी वक्त आ रहा था, अभी तो सब डिजिटल पे शूट होता है, तब पहले नेगेटिव पे होता था, नेगेटिव पे पैसा लगता था खरीदने में। तो मैंने कहा मैं डिजिटल पे बनाता हूँ और मैं एक पिक्चर बनाऊंगा बहुत, और किसी को पैसे नहीं दूंगा, ना खुद लूँगा ना किसी एक्टर। जिमी आता था और रणदीप हुडा आता था, माही के साथ मैं काम कर चुका था। तो मैंने कहा यार सिर्फ टाइटल आया, मैंने कहा मैं 1.5 करोड़ का जुगाड़ करूँगा कहीं से और पिक्चर बना दूंगा मैं। तो पहले टाइटल आया, मैंने कहा साहब बीवी गुलाम को तोड़ते हैं। साहब बीवी, तो फिर हुआ कि तो ये ज़रूरत से शुरू हुआ। तो पहले लोकेशन देखी गई, स्क्रिप्ट अभी भी नहीं थी। तो मैंने कहा एक डिलैपिडेटेड सी हवेली में, एक रूइंस में हवेली, एक रॉयल्टी जिसका कोई मतलब सिर्फ नाम रह गया, इस तरह की जगह चाहिए। तो बारिया में एक जगह मिल गई। मैंने कहा सिर्फ पूरी पिक्चर इस लोकेशन पे ही होगी, कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे, तभी बन सकती थी कम पैसे में। तो पहले नाम आया, फिर लोकेशन चुनी गई, फिर स्क्रिप्ट लिखी गई और फिर वो फिल्म बनी और फिर वो चल गई पिक्चर, अच्छी खासी चल गई। और उसके बाद वो चली तो फिर मेरे नाम से फिर पान सिंह तोमर रिलीज हुई, फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ साहब बीवी गैंगस्टर करके पान सिंह तोमर रिलीज हुई। तो कभी कभी फिल्में इस वजह से भी बनती हैं। पहली फिल्म जो मैंने बनाई तो वो मुझको अपनी फिल्म बनानी थी, मेरी पहला बहुत हो गया, मैं टेलीविज़न नहीं करूँगा और मुझको फिल्म बनानी है अपनी। और वो 2000 का टाइम था जब एक बहुत एक्चुअली बहुत ही वो वक्त जो 2000 का था वो बहुत अहम वक्त है हिंदी सिनेमा के बारे में, जो भी अगर कोई लिखना चाहे हिंदी सिनेमा का इतिहास और जो भी है, बिकॉज दैट वाज द टाइम जब जो रेगुलर फॉर्मूला फिल्म्स जो थी वो नहीं चल रही थी। अब आप देखिए हमारे देश में आज़ादी के बाद मतलब पार्टीशन हुआ, पार्टीशन से बहुत सारे लोग बम्बई आए जिनको फिल्में बनानी थी, लाहौर से सब लोग इधर आ गए, बंगाल से आ गए, तो बाहर से बहुत लोग बम्बई आए अपने अपने एक्सपीरियंस, अपनी अपनी कहानियाँ लेकर के। बिमल रॉय और तमाम लोग, पूरे आनंद ब्रदर्स पंजाब की तरफ से आए, सब ने बहुत अच्छी फिल्में बनाई। अब इनके बच्चे हुए बम्बई में, उन बच्चों ने कुछ देखा नहीं। वो या तो पापा के साथ कश्मीर गए, शूटिंग के दौरान शम्मी कपूर की पिक्चर चले, पापा शूटिंग में ले जाएंगे, तो पापा के साथ छुट्टी मनाने या तो कश्मीर गए, या तो बम्बई देखा, या तो फिर पैसे वाले थे तो लंदन न्यूयॉर्क देखा। हिंदुस्तान नहीं देखा उन्होंने, उनके बच्चों ने 99%। उन्होंने फिल्मों की फिल्में ही बनाई, जैसे फिल्में होती थी तो ऐसी बनती होंगी फिल्में। एक हीरो होगा, 4 गाने गाएगा, हीरोइन उसे कंधे पे रोएगी, माँ लटक जाएगी ड्रम पे, विलन आएगा, मैं बचाऊंगा, ये पिक्चर बन गई। कॉमेडी, थोड़ा सा वैम्प और बहन का गाना, ये फॉर्मूला हो गया। 2000 में जाके ये फॉर्मूला तोड़ा, और इसका श्रेय मैं और मेरी जमात के जितने डायरेक्टर्स हैं उनको जाना चाहिए। अनुराग कश्यप, श्रीराम राघवन, विशाल भारद्वाज, सुजीत सरकार,
मैं, इम्तियाज़ अली, हम लोग सब बाहर से आए हुए थे, हम लोग बॉम्बे के नहीं थे, सब छोटे शहरों से आए थे। फिल्म का एक्सपीरियंस था, अपनी कहानियाँ कहना चाहते थे, और हमने ट्रेंड बदल दिया, सब ने ट्रेंड बदल दिया। अब देखिए मेन स्ट्रीम सिनेमा को बदल दिया। अब देखिए दंगल वंगल जैसी फिल्में बनने लगी बाद में, जिसमें मेन ए ग्रेड एक्टर्स हैं और कहानी थोड़ी क्या कुश्ती के बारे में, तो बहुत कुछ बदला हम लोगों ने। फिर हम भी करप्ट हुए, ऐसा नहीं है। तो पहली फिल्म तो ये थी कि एक वो थी अंदर की, एक पैशन था कि कुछ कहना, तो क्योंकि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पढ़ा हूँ तो विद इंग्लिश जी हमारे टाइम में वो वाज वन ऑफ माय इकोनॉमिक्स मॉडर्न हिस्ट्री एंड इंग्लिश था मेरा। तो इलाहाबाद है, बहुत ही बेहतरीन शहर है, शानदार शहर है वो। So there you have them all shaking their hands, all from Allahabad for you. क्या बात है। जी जी, मैं डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ इलाहाबाद के ऊपर। तो वो पहली फिल्म थी, वो तो पहली फिल्म जो मैंने देखा था, जो मेरे ज़िंदगी का एक्सपीरियंस था, तो हासिल बनी पहली फिल्म, और काफ़ी तारीफ हुई। इरफान को भी उसमें बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड मिला, सब कुछ हुआ। दूसरी फिल्म जो मैंने बनाई जिसका नाम था चरस, तो वो मैंने कहीं मैगजीन में कुछ अबाउट ड्रग बिजनेस इन हिमाचल प्रदेश, और किस तरह से फॉरेनर्स वहाँ आते हैं, दे जस्ट गो मिसिंग एंड दे आर द मिसिंग पीपल हु डोंट वांट टू बी फाउंड। उनके वीज़ाज एक्सपायर कर गए हैं, सब हैं, वो बरसों से वहीं हैं, मस्त हैं, चरस पी के सेब खा के, और वो उनको लोग आते हैं उनके पेरेंट्स ढूंढने में तो मैंने कहा इट्स अ गुड स्टोरी। और जोसेफ कॉनरॉड की एक नावल है हार्ट ऑफ डार्कनेस, जिसपे एपोकलिप्स नाउ भी बनी है कॉपला की, तो मैंने कहा मैं वो कैरेक्टर उठाता हूँ जो मार्लन ब्रांडो का कैरेक्टर था, मैं उस पर कुछ खेल करता हूँ। तो इरफान को मैंने वो रोल दिया, हालांकि वो फिल्म नहीं चली, और मैं बहुत उसमें था कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फिल्म भी थी वो। But it was a beautiful film. या इट वाज शॉट वेरी वेल, टेक्निकली बहुत अच्छी थी, और एडवेंचर था फिल्म में, अलग तरह की फिल्म थी, बट इट वाज नॉट रिसीव्ड वेल। देन समथिंग हैपेंड, पता नहीं क्या खराब मेरी कुंडली उंडली थी। 6-7 मैंने पिक्चरें बहुत शुरू की, लेकिन 7 साल तक मेरी कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई। I mean, the day Cheras released, the next day I started another film with Irfan. It was called Killing of a Pawn Filmmaker. वो थोड़ा सा आर्टी किस्म की फिल्म थी। 3-4 दिन की शूटिंग हुई, बंद हो गई। प्रोड्यूसर ने कहा नहीं ये फिल्म बताएंगे क्या, तो प्रोड्यूसर्स ये भूल जाते हैं ना, मेरा फिल्म, उनका तो काम फिल्म की शूटिंग पे होता है, हम तो साल भर से स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं और प्री प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, वो सब वेस्ट हो जाता है। फिर 2005 का टाइम आया तो मैंने फिल्म शुरू की, बहुत बड़ी, और ये पिक्चर मैं दोबारा बनाऊंगा कभी, और ये किस्सा मैं कहना चाहता हूँ कि 1857 मेरे वो पीरियड मेरा दिल के बहुत करीब है। तो मैंने 2005 था, 2007 150 ईयर्स ऑफ 1857 सेलिब्रेशन होने वाला था, तो मैंने कहूँगा मैं बिग 1857 फिल्म बनाता हूँ। सनी देओल को लिया, समीरा रेड्डी, इरफान, लंदन के एक्टर्स, आचा पाचा, 2 साल की मेहनत। वहाँ भी पिक्चर की शूटिंग शुरू हुई, बहुत एक्सपेंसिव, इंडस्ट्री की सबसे बड़ी पिक्चर, जोधा अकबर आई नहीं थी तब तक। 3 दिन की शूटिंग के बाद प्रोड्यूसर हैड सम प्रॉब्लम, ही पुल्ड आउट द फिल्म, शेल्व्ड। इतनी मेहनत, प्री प्रोडक्शन, कॉस्ट्यूम, वेपन्स, हॉर्सेस, ये वो, डेट्स, एक्टर्स की सब चली गई। वो बहुत ख़राब पीरियड था मेरा। और फिर वही हुआ, फिर एक पिक्चर आई जो मुझे लगा नाना पाटेकर तब मेरे साथ रेडी हुआ करने को, मैंने एक फिल्म बनाई शागिर्द। वो मैंने ऐसी एज ए थ्रिलर बनाई, और आई थिंक थ्रिलर एक ऐसा जॉनर है जो सबसे आसान है बनाना, चल भी जाता है। हाँ बहुत इजी है बनाना, यू जस्ट हैव टू फॉलो द प्लॉट। तो हिचकॉक इज़ अ ग्रेट डायरेक्टर, उसने ग्रामर बहुत दिया है सिनेमा को, लेकिन पिक्चरें आसान है, वो कोई भी बना सकता है अगर अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाए तो। जी, तो वो फिल्म थोड़ी चली, तो अच्छा नाम हुआ, और देन फिर सिलसिला शुरू हो गया, पान सिंह तोमर और साहिबी की गैंगस्टर। तो साहिबी की गैंगस्टर बनाई तो पार्ट 2 बनानी थी, क्योंकि मैंने छोड़ी ऐसी थी, तो नहीं वो आई, वो चली, इरफान था उसमें। गैंगस्टर में क्या होता है, गैंगस्टर बदलता है, साहब और बीवी वही रहते हैं, एंड द स्टोरी मूव्स फॉरवर्ड लाइक इन अ सीरियल। आई नीड टू सी दैट। या इट डिड वेरी वेल, बट द थर्ड वन इज द वर्स्ट फिल्म ऑफ माय लाइफ, जो गैंगस्टर मैंने साहब ये गैंगस्टर पार्ट 3 बनाई, तो देन वही होता है, देन वी ऑल गॉट ग्रीडी। संजय दत्त रिलीज हुआ था, मैंने कहा संजय दत्त को उससे बढ़िया गैंगस्टर कोई होगा नहीं, और उसको लिया। संजय दत्त की कोई गलती नहीं, गलती सारी मेरी है। और मतलब एक वो फिल्म है जिस मैं थोड़ा, मैंने अच्छा काम नहीं किया था उसमें।
That's the sign of a good director or a good artist to accept. नहीं, वो फ्लॉप हो जाती है तो सबके सामने पता है ना बेकार पिक्चर है, एक्सेप्ट करने में तो सिर्फ एक्सेप्ट करूँ, पेपर पे तो फ्लॉप ही है वो. That doesn't matter. Flops also tell you're acknowledging that it's a flop is a big thing, because that tells us a lot about the kind of person you are. I have read somewhere that you were wanting to make a film on Govinda, which is very close to your heart. That's pretty interesting. You wanted to make a film started, with Govinda. नहीं, मैंने की वो फिल्म शुरू की मैंने, वो भी एक सेटबैक ही था. ये गोविंदा, मैं बॉम्बे आया था एक्चुअली गोविंदा के साथ काम करने के लिए, ऑनेस्टली बताऊँ आपको. मैं ड्रामा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का पास आउट हूँ, अच्छे एस्थेटिक्स वाला हूँ, अच्छी पढ़ाई है मेरी, अच्छे नाटक किए हैं, बड़े बड़े लोगों, थिएटर, हिंदुस्तान विदेशों की जितनी बड़ी पर्सनालिटी थिएटर की, सबके साथ काम किया मैंने. लेकिन ड्रामा स्कूल में मैं सबसे झगड़ता था. मैंने कहा नसीर वसीर भाई ठीक है, अच्छे एक्टर हैं, ओमपुरी साहब, गोविंदा सबसे अच्छा है. तो लोग कहते रहे तू फिल्मी है, तू ऐसी है. मैंने कहा मत करो, इतने सहज ढंग से परफॉर्म करता है, मैंने डांस करवा लो किसी से अपने ड्रामा स्कूल के एक्टर से जैसा गोविंदा करता है, कोई नहीं कर पाएगा. तो मैं आया था बॉम्बे, फिर मैं शेखर जी को जब असिस्ट करा था बैंडिट क्वीन में, उसके बाद फिर मैं बॉम्बे आया तो मैंने शेखर जी से कहा सर मुझे पिक्चर बनानी है और मेरे को गोविंदा के साथ कहा ना, फ़ोन करो गोविंदा को. गोविंदा वॉज एकदम एट हिज पीक एट दैट टाइम. तो ये हाँ, ये अच्छा एक किस्सा सुनाने वाला है. और हम लोग सब स्ट्रगल कर रहे थे, मैं भी असिस्टेंट था. तो मेरा दोस्त है, मेरा बैचमेट है, मेरा रूममेट ही है संजय मिश्रा, जो शायद आने वाला था, यहाँ आया नहीं. तो वो दोस्त है मेरा. तो मैं, गोविंदा ने बोला शेखर जी का, तो गोविंदा शूटिंग कर रहा था हैदराबाद में, तो कहता तुम लोग हैदराबाद आ जाओ. तो मैं संजय के पास, मैं कहा चल हैदराबाद, प्लेन के टिकट छोड़िए, हम लोग बस में लटक के हैदराबाद पहुँच गए. जेब में 100, 200, 300 रुपये थे. किसी घटिया से 50 रुपये टाइप के होटल में हम दोनों रुके, नहाए वाए. गोविंदा को फ़ोन किया, उसके सेक्रेटरी ने बोला कि रामू जी राय में शूटिंग करें, आ जाओ. हम दोनों पहुंचे. कुली नंबर 1 की शूटिंग चल रही थी उस वक्त, ये टाइम था. कुली नंबर 1 की शूटिंग कर रहा और डांस वांस बढ़िया. हम लोग देखा, चकित रह गए. उसने कहा आप खाना वाना खाओ. डेविड साहब थे, डेविड धवन, वाशु भगनानी प्रोड्यूसर, उनकी पहली पिक्चर थी. खाना वाना खाया तो उसने कहा एक काम करो, तुम लोग जाओ, मैं बिजी हूँ शूटिंग में, शाम को होटल आ जाना, होटल में सुना देना कहानी. ठीक है, चले आए. फिर शाम को फ़ोन किया तो कहते सुनो पैकअप हो गया, हम लोग बॉम्बे जा रहे हैं, एयरपोर्ट आ जाओ, फ्लाइट में सुना देना कहानी. तो वहाँ बोलना पड़ा था, जीजी भैया ऐसा है कि पैसे नहीं है, फ्लाइट वाइट में नहीं आ सकते हम. कहते एक काम करो, तुम एयरपोर्ट आ जाओ, मैं वाशु भगनानी से बोल देता हूँ, टिकट करा देगा तुम दोनों की. मैंने कहा चल संजय. दोनों पहुँच गए, सामान लेके. कौन देख रहा है, हम लोग ऐसे ऐसे देख रहे, जा रहे, सब लोग गए. फिर वापस बस में लटक के वापस आ गए. नहीं हो पाया. उसके बाद कई महीनों तक मैं गोविंदा की उस वक्त जितनी पिक्चरें चल रही थी, आंदोलन पांदोलन, सब जगह जाके दूर खड़ा कि मेरे पर नज़र पड़ जाए, मुझे देख ले. इवेंचुअली उसने एक दिन बुलाया और अपने घर ले गया. उसने एक रैप गाना गाया था किसी पिक्चर में, वो गाना पहले उसको सुनाया स्टूडियो में जाकर. बच्चा मेरा बहुत बड़ा सुपर हिट गाना. घर ले गए, मैंने उसको कहानी सुनाई. तो उसने कहानी सुनी, कहता अच्छा है तो एक काम कर, ये कहानी अच्छी, दादा कोंडके की एक पिक्चर थी वो तू देख ले और इसमें वो एंगल डाल देना. जहाँ उसने बोला दादा कोंडके की पिक्चर, तब तक मैं बहुत थोड़ा डिस्कस्टिंग फील हो चुका था. मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों पीछे पीछे भाग रहा हूँ, भीड़ में खड़ा देख रहा हूँ कि वो मेरी तरफ नजर, मैं हूँ नहीं इस तरह का. मैंने छोड़ दिया प्रोजेक्ट. मैंने कहा नहीं बनाऊंगा उसके साथ पिक्चर, छोड़ो. फिर मैं लग गया. इवेंचुअली कई सालों बाद जब मेरे सितारे वर्देश में थे, जब टाइम खराब चल रहा था, गोविंदा की पिक्चर आई पार्टनर. ऐसे माहौल में देखिए, मैं इन तरह की पिक्चरों का नाम ले रहा हूँ, अच्छा भी नहीं लग रहा मुझे. तो खैर पार्टनर आई तो गोविंदा दोबारा से जिंदा हो गए. तो कहा गया गोविंदा के साथ करनी है पिक्चर. उनके जो सेक्रेटरी है, वो मेरी पिक्चर जो प्रोड्यूस कर रहे थे, उनके सगे भाई थे. उन्होंने कहा डेटे मैं ले आऊँगा. मैंने कहा ठीक है. स्क्रिप्ट तैयार की, सुनाई गोविंदा को. ठीक है, लंदन में शूटिंग, कबीर बेदी, रीमा सेन, दुनिया भर, साजिद वाजिद, टिपिकल बिग कमर्शियल फिल्म. और कपड़े सिलवाए गए. मैं गोविंदा को जिस तरह कपड़े पहनता है, मैं खुद गया उसके लिए, अच्छे सूट सिलवाए, बहुत सारे, कम से कम 30-35 सूट सब भर के लंदन गए. हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं गोविंदा आएगा. बड़ा महंगा है लंदन. 20 दिन तक साहब नहीं आए. हम लोग क्रिकेट खेलने होटल के बाहर. और इवेंचुअली वो आए और उन्होंने कुछ 10-12 दिन शूटिंग की और फिर चले गए कि मेरा कुछ डेट आ गई है किसी और पिक्चर की. एंड वी वर स्टैंडर्ड अनफिनिश्ड. वापस आए. बाकी का काम हमने बॉम्बे में शुरू किया, फिर ग्रीन के ऊपर कि पीछे लंदन पेस्ट कर देंगे करके. ऐसे किया गाने गए. ही वॉज नॉट इन हिज राइट माइंड.
एंड फिल्म शेल्व कर दी, 80% पिक्चर बना के पिक्चर शेल्व हो गई। तो मतलब मेरा वो जो ड्रीम था पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन कम से कम मैं उसके नजदीक पहुंचा। गोविंदा के साथ मैंने काम किया है। But do you still want to make a film with him? Do Not you still? anymore, Not anymore. All right. So, having said this, are there any stories still in your mind? I mean, you have a long career ahead, and God willing, बहुत सी अच्छी फिल्में आप बनाएंगे. Do you really get motivated कि आपको समाज में जो दिख रहा है, जो issues हैं, जो problems हैं, youth का है या उनकी angst है, is it something from there that triggers the idea of what you would like to do, or is there something that really comes out of your imagination? No, not imagination, no, never. अगर imagination से होगा तो मैं mythological film बनाऊंगा, मैं क्यों बनाऊंगा? नहीं, सब कुछ जो समाज में हो रहा है उससे ही निकल के आता है। और जहाँ तक यूथ की बात है कि वैसे तो मैं जो अर्बन यूथ है आई सी आई एम नॉट वेरी impressed by that. With the urban youth, yes. I am not. But you know, like in places like Lucknow and Allahabad, आपकी यूनिवर्सिटी सिस्टम में भी आप देखेंगे कि मुफस्सिल टाउन के बच्चे आते हैं फ्रॉम मतलब सब नहीं, मतलब एक बहुत बड़ी तादाद है जो अभी भी बेहतर काम कर सकती है। और उनमें वो जो अर्बन बात आप कह रहे हैं, आई गेट इट, इट्स द क्लब हॉपिंग, डिस्को गोइंग ग्रुप, बट आई एम सेइंग कि टू द प्रॉब्लम्स वो तो है ही, मतलब द यूथ इज एक्चुअली वेस्टिंग टाइम सिटिंग इन सीसीडी और बरिस्ता कॉफी पीते रहते हैं। भूल गए कि 23 साल में भगत सिंह मर गया था, उससे कोई कंपेयर करेगा नहीं। 23 साल में इतनी बड़ी बड़ी बातें कह के, और वो लोग खामखा उसका नाम लेके नारे लगाते हैं, उनको पता भी नहीं है भगत सिंह था कौन। मैंने अभी एक शो बनाया था इस 2023 फरवरी में रिलीज हुआ था सोनी पर, उसका नाम था गर्मी। और मैंने कहा मैंने पहली फिल्म अपनी हासिल बनाई है, आई शुड रीविजिट द यूनिवर्सिटी एंड सी हाउ द यूथ इज बिहेविंग, व्हाट आर दे फीलिंग, व्हाट आर दे डूइंग एक्चुअली। तो मैंने रिसर्च की, तो अभी तो खाने की यूनियन और पॉलिटिक्स बंद हो गई है ज़्यादातर, बट फिर भी वो नेता वेता जब रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं अलग अलग कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के, वो है अलाइव, वो एक्टिव है काफ़ी। और मैंने देखा कि उस वक्त सारे जो जितने स्टूडेंट लीडर्स हैं वो ठेकेदारी कर रहे हैं बेसिकली। जब से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बनी है, बजट बहुत आ गया है, तो सड़कें बनेंगी, सीसीटीवी कैमरा लगेगा, लैब बनेगा, हॉस्टल बनेंगे, लाइब्रेरी बनेगी। ठेका किसको जाएगा? वो लीडर का जो ठेकेदार है उसको जाएगा, ताकि उसी चक्कर में गोली बम सब चलता है वहाँ। ये हो गई यूनिवर्सिटी। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कि थोड़े अपने आप को सेंसिटिव कहते हैं बच्चे। तो क्योंकि वो सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी तक आता हो, तो मैंने कहा नहीं, स्टूडेंट्स मतलब वो MA प्रीवियस का स्टूडेंट उस तरह के थे क्या, 22-23 साल के बच्चे होते हैं, तो आप कोई स्टार को तो ले नहीं सकता था। तो मैंने ज़्यादातर न्यू कमर बच्चे लिए जिसने थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस है एक्टिंग का, कभी थिएटर किया है, तो वो कम से कम 20-25-30 ऐसे थे जो अच्छी कास्ट वाले थे। इनके साथ मैं जब काम कर रहा था, मैं यूथ की बात बता रहा हूँ आपको, आज क्या है, इनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल 0 है ही नहीं। इनको आप अभी एक चीज बताओ, 5 सेकंड में भूल जाएंगे क्या बोला था। अब मैं उनको डायरेक्ट कर रहा हूँ कि बेटा तुम आओगे, दरवाजा खटखटाओगे, जो वो होता है, आओगे, पानी का गिलास रखा, पानी का गिलास पियोगे, खिड़की के पास जाओगे, खिड़की खोलोगे, वहां से आवाज दोगे, ये है शॉट, कैमरा मूव कैसे करे, ठीक हो गया, चलो रेडी, एक्शन। भूल गया कि पानी पीना है, इतने में भूल गया वो। और ये एक बार नहीं, कम से कम 200 बार हुआ है अलग अलग बच्चों के साथ। तो मुझको ये लगा कि ये बिकॉज ऑफ दिस मोबाइल फोन्स और अपने में रहना, अपनी एक जिंदगी, अपनी दुनिया बना लेना, इसका कारण यही है। और ये जो मुझको बाद में मैंने एहसास हुआ जब हो गया काम, तो मैं एक्चुअली बहुत खुश हुआ कि मेरा कंपटीशन अब इन लोगों से, इनको तो उठा उठा के पटक के मारूंगा मैं। So that's a challenge for the young people. And as a professor of teaching in the university over the past 40 years, I absolutely agree with you. That's the transformation that you see. And it is very sad कि बच्चे जो हैं वो they are so much into themselves that they are losing even connection with what they can do or achieve. And शायद आपको मैं as a professor ये बोलूँ, कभी कोई फिल्म इस पर ज़रूर बनाइए कि how dislocated they are from reality. I don't know how you'll make it, but you're the creative person, but that could possibly be a good story, a serious story that could be told. Just on this, that you do not have a memory what you're supposed to do. 5 मिनट में आपको याद नहीं है 5 मिनट पहले कि आपको कहाँ जाना है. Having said that, other than youth,
When you जब आप फिल्में बनाते हैं तो how much of your own personal, I know people say कि personal experiences से colored होता है much of what you do in creativity. Artists say that it isn't. क्योंकि असल में theoretically कहा गया है दो तरह से आर्ट होती है, आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट एंड आर्ट फॉर द सेक ऑफ मैन. सो अगर हम इस डायकोटमी पे जाए और दो एक्सट्रीम्स, तो where will you see yourself fitting in? I mean, do you put in a lot of thought कि ये दूसरों के लिए ही बना रहे हैं या हम अपने स्वांतः सुखाए for my own pleasure of making it? ये दोनों का बैलेंस होता है. ये जो आर्ट फॉर आर्ट सेक वाला जो है वो एक्सप्रेशनिज्म वाला पीरियड वो खत्म हो चुका है. वो बहुत, अगर क्राइसिस हो गई समाज में, कुछ हो गया, बम गिर गया, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गई, उसके बाद जो आर्ट निकलेगा तो शायद निकलेगा ऐसे, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं होगा. पहली चीज मैं चाहता हूँ जो भी पिक्चर बनाऊँ वो चले. चलने का मतलब ये कि फिल्म इज एन एक्सपेंसिव थिंग टू मेक. अभी डिजिटल है, सबके पास कैमरा है, बनाते लोग शॉर्ट फिल्म ये सब होता कुछ नहीं है. जब आप इवेंचुअली व्हेन यू रियली कम टू द रियल थिंग, फिल्म इज एन एक्सपेंसिव थिंग. छोटी से छोटी पिक्चर आप छोटी से छोटी बनाओगे, मतलब 2-2.5 करोड़ तो लग ही जाता है अगर आपके पास कोई एक्टर ना भी हो तो प्रोड्यूसर जिसने पैसा लगाया उसको पैसा मिलना चाहिए. ये पेंटिंग और कविता नहीं है, कागज काले कर लिए, दरवाजा बंद करके बन गया, ये सब नहीं होता. इसमें बहुत पैसा लगता है एंड इसीलिए बहुत ट्रिकी आर्ट है. आप चाहते हो प्रोड्यूसर का पैसा वापस तो कम से कम आए, और फिर थोड़ी तारीफ हो पिक्चर की. आपने जो काम किया है, 1.5 साल 1.5 साल 2 साल लगता है पिक्चर बनाने में, उसकी कम से कम तारीफ हो. कम से कम रिश्तेदार और दोस्त और घर वाले तो तारीफ करें, इतना तो होना चाहिए. तो उसकी कोशिश रहती है हमेशा. Appreciation is important. Obviously. Very important. Yes. And it's important, and what I like is your honesty, that you're saying it with this honesty that जो पैसा है वो तो निकलना ही चाहिए. बिकॉज हम लोग भी जब पढ़ाते हैं लिटरेचर एंड फिल्म्स तो उसमें हम लोग कहते हैं कि हम लोग जाते हैं एक पिक्चर देखने और आराम से डिसमिस कर देते हैं, अरे ये बहुत ख़राब था, इसमें था. बट यू डोंट सी कि इट्स सच अ कोलैबोरेटिव आर्ट. उस पर कितनी मेहनत उस डायरेक्टर की हुई होगी विथ सो मेनी मल्टीपल पीपल, एंड ही मस्ट हैव डन इट विथ सच डिफिकल्टी, एंड वी जस्ट डिसमिस इट एंड कम बैक. तो नहीं, वैसे 90% पिक्चर ऐसी होती है कि उनको डिसमिस कर ही देना चाहिए. लेकिन वो बात सच है क्यों, और वो हमेशा से, आज की नहीं, हम शुरू से है. हर पिक्चर पहले, अगर 50s वाज अ ग्लोरियस पीरियड ऑफ इंडियन सिनेमा, ऐसा तो 50 में सब तो अच्छी पिक्चर बन रही थी. 90% ट्रैश तब भी था. गिने चुने तो लोग थे जो अच्छी पिक्चर बना रहे थे. बिमल रॉय हो गए, गुरुदत्त साहब हो गए, राज कपूर साहब हो गए, आनंद ब्रदर्स हो गए पूरे, जिनके बारे में बहुत कम कहा जाता है, बट समबडी शुड रियली राइट अ बुक ऑन आनंद ब्रदर्स. उनका कंट्रीब्यूशन जितना हिंदी सिनेमा मुझे नहीं लगता किसी का है. चेतन आनंद, देव साहब और विजय आनंद, तो और राज खोसला साहब, ऋषिकेश मुखर्जी, तो बहुत गिने चुने. आप अगर नाम ले तो 20 नाम से ज़्यादा आप नहीं ले सकते हिंदी सिनेमा के, जब से चालू हुआ इस फिल्म बनना आज तक. उससे ज़्यादा नहीं है लोग, ज़्यादातर ट्रैश ही है. So what are your next projects and plans? Will you tell us something about that? कि आप and which of the mediums you like? I understand, मेरी understanding ये है आपसे बात करके कि you like doing cinema more than you like doing television. टेलीविजन तो मैं तब करता था जब टेलीविजन भी अच्छा था, जब वो डेली सोप नहीं होते थे. हफ्ते में एक जो आता था उसको भी हम लोग 4-5 दिन में बनाते थे एक एपिसोड. आजकल तो जो बनता है वो एक दिन में 2-2 बन जाते हैं. तो तब अच्छा टेलीविजन ही था जब करते थे. बट टेलीविजन तो never get into television. And what about OTTs? What I mean, I really want your take on OTTs. किए मैंने बनाए 2-3 शोज बनाए, और कई शोज के मैंने शुरू के स्टार्ट करके 2 एपिसोड 3 एपिसोड बनाए. क्रिमिनल जस्टिस बनाया, आउट ऑफ लव बनाया, द ग्रेट इंडियन मर्डर बनाया, गर्मी बनाया, तो बनाया. OTT इज अ गुड स्पेस, इट्स अ वेरी गुड स्पेस. बट सैडली हमारे यहाँ OTT को ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे. जो प्लेटफॉर्म के हेड्स भी हैं उनको सेंस नहीं है ज़्यादा. और दूसरा ये कि हमारे यहाँ लोग OTT में, जो OTT प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन लेते नहीं हैं, तो उनको OTT को मोनेटाइज, जब कोविड के टाइम तो घर में बैठे थे, लोगों ने खूब OTT को कंज्यूम किया, तो उनको लगा ये बेंच मांगे. कोविड खत्म हुआ, कुछ लोगों ने देखना बंद कर दिया और लोगों ने सब्सक्रिप्शन खत्म. मतलब बहुत, अब यूट्यूब का व्यूअरशिप देखिए और बाकी नेक्स्ट जो OTT का देखिए, ह्यूज डिफरेंस है. तो वो लोग मोनेटाइज नहीं कर पा रहे. उन्होंने बजट्स इसलिए कम कर दिए. बजट्स कम कर दिए तो अब हम जैसे डायरेक्टर उस बजट में काम नहीं कर पाएंगे. और दूसरा है कि सिनेमा में लोग, पिक्चर हॉल में लोग जा नहीं रहे हैं. सिर्फ बड़ी फिल्में चलती हैं जो सर्कस तमाशा टाइप की होती हैं. लोगों की भी गलती नहीं है. लोग इतना महंगा टिकट है, वो भी तो यही सोच के जाएंगे भाई
ये आ रही है सलमान की है, ये शाहरुख की है, ये बाहुबली, तो इस पिक्चर को देखने जाएंगे। फैमिली में 4-5 लोग जाते हैं, बहुत खर्चा हो जाता है। और तीसरी बात प्रॉब्लम है जो लोग कंसिडर नहीं करते, विच इज ट्रैफिक। हर शहर में, छोटे बड़े शहर में ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है। जिस जगह पे आप 10 मिनट पहुंच जाते थे, आपको आधे घंटे से ज़्यादा लगता है। तो लोग कहते हैं बाद में देख लेंगे जब टीवी पे आएगी। तो जो पहली फिल्में एक होती थी, एक मिडिल सिनेमा, छोटी सिनेमा भी बनते थे, उनकी भी एक मार्केट थी, उनकी ऑडियंस थी, वो ख़त्म हो गई है। That's true, very true. तो वो सर्वाइवल इस वक्त सिनेमा का थोड़ा बहुत मुश्किल है इस वक्त। But your passion is there, तो अब आप you will definitely continue. So yeah, of course. that's right. So then अब बस ये है कि बनाएंगे तो बड़ी फिल्म बनाएंगे, छोटी पिक्चर नहीं बनाएंगे। Okay. And बड़ी फिल्म किस चीज पर बनाएंगे, कुछ सोचा है, कुछ सोच रहे हैं? हाँ, तो कई लोग बड़ी फिल्म बनाते हैं बड़े एक्टर लेके, मैं बड़ा सब्जेक्ट लेके बनाऊंगा। That's a good idea, great idea, great idea. तो मैं जिस सब्जेक्ट पे काम कर रहा हूँ, जब आपने बोला है, हालांकि मुझे मना किया गया बोलने के लिए, मैं बोल देता हूँ। नहीं, बोल दीजिए, आज ही बोल दीजिए। हाँ, मैं बना रहा हूँ के आसिफ की बायोपिक। ओह, हाउ ब्यूटीफुल। मुगले आजम जिन्होंने बनाई थी, के आसिफ, उनकी बायोपिक पे काम कर रहा हूँ। या बायोपिक्स हैव अ बिग स्कोप एंड कुछ खूब अच्छी बायोपिक्स बनी भी हैं, एंड दैट्स अ जॉनर गुड दैट यू एक्सप्लोरिंग। बिकॉज़ कौन सी अच्छी बायोपिक बनी है? आपने पान सिंह तोमर बनाई? नहीं, आप सॉरी, पान सिंह तोमर अच्छी बनी। हाँ, उसके बाद कौन सी अच्छी बनी? क्यों, अभी उस पर बनी थी जवान ऑन, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत था, वो भी ठीक थी, धोनी पे। जल्दी नहीं बन गई? हाँ, जल्दी तो बन गई, लेकिन ठीक थी, अच्छी थी ना। अब धोनी का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा धोनी का, वो हो तब बनती, थोड़ा जल्दी बन गई सब बायोपिक। बट Tigmanshu, there's something I'd like to say. The genre of biopics was not there पहले, अब ये आया है और ये सब बनाया, उसमें आप बेहतर बनाया आपने। नहीं, पहले बायोपिक आत्मरों ने गांधी बनाई थी, डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी बन गई थी, शांताराम जी ने बहुत। और एक टाइम था 40s का, बिफोर इंडिपेंडेंस, सब बायोपिक ही बनती थी। हुमायूं और शाहजहां और ये और वो, संत तुकाराम, ऐसी पिक्चर बनती थी, बायोपिक ही बनती थी। बट यू नो, मुझे जो डिफरेंस लगता है, उस समय की बायोपिक्स वर लार्जली a lot of imaginative stuff, the kind of history that you people researching that you do now, वो फ़र्क है कि आजकल बहुत रिसर्च होता है deeply, it's more realistic and you keep it as close to their life story as possible, ये सब होता है। हाँ, देखिए पहले बायोपिक जो बनती थी उसमें क्या था, माइथोलॉजी, बिकॉज उसमें म्यूजिक था। हाँ, जो हमारे संत महात्मा हुए हैं, उनके टीचिंग में म्यूजिक था, तो म्यूजिक का सीधा फिल्मों में इनकॉर्पोरेट होना बड़ा आसान था, तो इसलिए बनी। तो बायोपिक अब इसलिए बनती है कि बिकॉज आपको मार्केटिंग के लिए फायदा हो जाता है। किस पे बना रहे हो भाई? वो बैडमिंटन प्लेयर पे बना रहे हैं, अच्छा, मार्केटिंग हो गई। तो मार्केटिंग के लिए अच्छा सब्जेक्ट होता है बायोपिक बनाना, इसलिए बनाते हैं। अच्छा, तो देन टेल अस दिस कि पान सिंह तोमर छोड़ दीजिए, उसको तो कोई जानता भी नहीं था। हाँ, इट्स अ फैंटास्टिक फिल्म एक्चुअली, वन ऑफ, I'm glad it won the award and it got you national recognition which you deserve, for which we need to give a big round of applause. Fantastic movie. I mean, if a director makes one movie which like one will remember and जिसके वजह से हम लोग उनको remember करेंगे, he's done that already. He's done many films, but I think he's done that. And so I was thinking, you tell me of the biopics that you've seen made in India, which of them do you like? I don't see many Hindi films. I don't. You don't? No. Okay. मैंने कोई बायोपिक नहीं देखी। मैंने, मुझको एक दिन प्रसून मिल गया था फ्लाइट पे, तो उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि मिल्खा से बेटर पिक्चर थी पान सिंह। तो मैंने देखी भी नहीं थी मिल्खा, मैंने कहा अच्छा, बट उन्होंने खुद बोला तो मुझे लगा सही बोल रहे होंगे। नहीं, इट इज़ अ वेरी गुड फिल्म, इट्स वन ऑफ द बेस्ट मेड। हैविंग सेड दैट, यू हैव टॉक्ड ऑफ any interesting kissa. Acha, when you were wanting to finally to ask you, then I'll open the question to the audience, because audience also is dying to ask you questions. So really, when did you, at what age did you think you really wanted to get into films, or you wanted to do the creative thing? Because in a house where there's a father is a judge and the one brother is wanting to go into the navy, the other is going into the judiciary, where did that inspiration, or where did you get that, when, at what age did you think कि आपको लगा कि मुझे creative field में जाना है, theatre में जाना है, या because आप NSD गए, NSD में आपने काम किया, and you act also, and you act very well. I mean, whatever we've seen, I've seen of you, because I watch movies a lot. So, and I teach also literature and film. Then we discuss your films in the classrooms in our university. So we were thinking, I was thinking कि कब आपने सोचा होगा कि आप जाना चाह रहे हैं, क्या उम्र रही होगी? ये किस्सा भी सुनाइए। इस साजिश के पीछे मेरे पूरे परिवार का हाथ है। Okay.
मेरे घर वाले भी बहुत बड़े फिल्म बफ थे, मेरे मदर फादर दोनों, फादर अब नहीं है बट बहुत पिक्चर देखते थे। मेरे भाइयों में 8-9 साल का डिफरेंस है, तो मैं आई वाज लिटरली बेबी इन द हाउस। और वो दोनों भी बहुत पिक्चर बाज थे, देवानंद के भयानक फैन थे। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाला माहौल हमारे घर में था। मेरे मदर फादर हर हफ्ते जाते थे। तो शुरुआत मेरा हो कि मैं इतना छोटा था और घर में ऐसे शुरू से जज थोड़ी थे, वो तो वकालत कर रहे थे, वो भी स्ट्रगल कर रहे थे। तो छोटे बच्चे कहाँ छोड़ के जाएंगे, ले जाते थे, ले चलते थे। पिक्चर चलेगा, अब उनको लगा था सोए वो सो जाएगा, मैं आँख फाड़ फाड़ के देखता था। और तब बस वही बचपन से ही चस्का लग गया फिल्मों का। और फिर वही इलाहाबाद शहर, जैसा मैं बहुत बार बोला है, इलाहाबाद की अपनी एक वाइब थी। मेरे भाई लोग का फिल्म क्लब था यूनिवर्सिटी में, तो यूरोपियन फिल्म देखने जाते थे। मुझको लगा फिल्म देखना कुछ समझ में, तो बर्गमैन समझ में थोड़ी आएगा आप 10 साल के बच्चे को, लेकिन मैं जाके देखता तो मुझको लगता था समझ में कुछ नहीं आता था। मुझे लगता भाई डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, जजेस, प्रोफेसर सब लोग आके ये पिक्चर देख रहे हैं 16 मिलीमीटर के प्रिंट पे, तो जरूर कुछ इम्पोर्टेंट ही होगा तभी देख रहे हैं, नहीं तो क्यों देख रहे होते। So I just became a part of it without understanding what I was watching. But it must have impacted your aesthetics. Oh, absolutely, absolutely. Because the aesthetics, I mean, whatever you're watching visually. Visually, जब मैं 1975 में मैं 8 साल का था, I am 67 born, और शोले जब मैंने देखी थी, मैं 8 साल का था। मैंने पिक्चर जब स्टार्ट हुई और फिर मैंने पूरी फिल्म खड़े होकर देखी। मैंने ऐसे विजुअल्स किसी पिक्चर में नहीं देखे थे उससे पहले। तो उसका इम्पैक्ट बहुत खतरनाक था शोले का। So that's why I was asking you. So it began there, your interest in cinema. It began with हाथी मेरे साथी। हाथी मेरे साथी शायद 72 के पिक्चर, और भी छोटा रहूँगा मैं। मेरी मदर का ट्रांसफर रायबरेली हो गया तो पढ़ाती थी इलाहाबाद से, तो वो छोटे को ले जाती वहाँ, तो मैं उनके साथ चला गया। तो वहाँ मैंने 11 बार देखी हाथी मेरे साथी। It was such a lovely movie, but मैं तो अभी भी रो देता हूँ जब हाथी मरता है उसमें, तो अरे बहुत बेहतरीन फिल्म। So that's when you decided कि सिनेमा में जाएंगे, and family did it support you? No, उस वक्त कौन डिसाइड करता है, बट पिक्चर देखने जाएंगे ये डिसाइडेड था कि हर हफ्ते पिक्चर देखेंगे। तो फिर किस समय आपने किस उम्र में डिसाइड किया, आफ्टर व्हाइल डूइंग योर बीए और व्हाटएवर, कि अब मैं जाना चाहता हूँ सिनेमा? देखिए, मैं बहुत पढ़ाई में बीए में बहुत अच्छा हो गया था। मैं 11-12 से मैं बहुत अच्छा हो गया था पढ़ाई में। हिस्ट्री आ गया था, तो मेरे को साइंस में खराब था। हर आर्टिस्ट साइंस मैथ्स में खराब ही होता है। पता नहीं क्यों पढ़ाते हैं हम लोग बच्चों में साइंस, उसका कोई फायदा नहीं होता बाद में। आई हैव नो आइडिया, कोई फायदा नहीं होता उस अलजेब्रा का, उस ज्योमेट्री का, पता नहीं क्या चक्कर है आदमी को, और बच्चे में इतना डिस्करेज फील करता है बच्चा। एनीवे, तो ये हुआ कि 11वीं-12वीं में जब मैं यही थिएटर वेटर जब शुरू कर दिया करना और फिल्में देखना, थोड़ा बेटर फिल्म्स, और नसीर भाई की फिल्में अंकुर और मंथन ये सब आने लगी, ये भी देखा, अरे बाप रे ये भी फिल्में हैं। और फिर थिएटर करता था, तो मैंने कहा ड्रामा स्कूल ट्राई करता हूँ मैं एक बार। तो ड्रामा स्कूल गया। मुझको ऐसा भी नहीं था कि मुझे थिएटर, मुझको जिंदगी बनानी है, थिएटर का परचम लेके आगे बढ़ना। मुझे ऐसी जगह जाना था जहाँ थोड़ा फ्रीडम मिले। तो मैं गया ड्रामा स्कूल देखने के लिए। वहाँ पे मेरे जान पहचान के बाबा कारंद का जो ग्रुप था भोपाल में, उनका से एक एक्टर ड्रामा स्कूल में था, वो 2nd ईयर में थे वो लोग, आलोक चैटर्जी। तो मैं चेक करने गया कि ड्रामा स्कूल होता क्या है। तो मैं गया, मेरा इरफान भी था, उसको तो उसका प्ले देखा, प्रसन्ना साहब का फुजियामा प्ले था। मैं देखा लड़का लड़कियाँ सिगरेट पी रहे हैं, घूम रहे हैं, ऐसे बैठे हैं सब लोग। 10 बज गए, चाय पी रहे हैं लोग, घर ही नहीं जा रहे। मैंने कहा अच्छा यही आना है माहौल। मुझको लगा मुझको यही आना, मैं यही सब करने के लिए चक्कर में गया था। थिएटर से मेरा कोई ऐसा प्रेम नहीं था। वहाँ जाके फिर वो बदले, जी बदल गया। What impressed you the most in the drama? What do you think transformed drama school? What impact? Just the story about how something the sense of freedom। आप कुछ भी कर सकते हैं, you know। वैसा स्कूल नहीं था कि 9 बंद हो जाते 6 बजे। आप रात के 2 बजे भी अपना स्टूडियो खोल के कुछ कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं थी। हाँ, सेंस ऑफ फ्रीडम। हॉस्टल अच्छा था, साफ सुथरा खाना था। Your teachers, some of the teachers were academic they were very very good। और फिर फॉरेन फैकल्टी आती थी, बाहर से लोग आते थे। और मैं आपको सिनेमा का बताऊं मैं वही किस्सा कि एक बार क्या हुआ कि हम लोग 2nd ईयर में थे, और एक थिएटर के बहुत नामचीन बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं, फिल्में भी बनाई उन्होंने, उनका नाम है जब्बार पटेल। तो जब्बार पटेल साहब डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे ऑन इंडियन थिएटर। तो भाई इंडियन थिएटर पे डॉक्यूमेंट्री बनाए तो ड्रामा स्कूल आना तो लाजमी तो आना ही पड़ेगा। एशिया में इतना बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं थिएटर का। और हम लोग कुछ एक्सरसाइज बॉडी एक्सरसाइज कर रहे थे, और सडनली वो जब्बार साहब घुसे, और साथ में उनका कैमरामैन और 2-4 लाइट बॉयज जो होते हैं,
हेड इलेक्ट्रिशियन, और मैं देख रहा हूँ उनको। तब तक लाइट बॉयज आया, उसमें लाइट लगा रहा, बेबी मल्टी कुछ, मुझको लग रहा है ये अमिताभ बच्चन है। भगवान कसम मुझे उस लाइट बॉय लग रहा था, अमिताभ बच्चन से कम नहीं लग रहा था। मैंने कहा बॉम्बे से फिल्म वाले हैं। मैं इतना ऑ में था, आपको बता नहीं सकता मैं। हाँ, तो इतना था। तो फिर मैंने भी थिएटर बहुत परसू नहीं किया। थिएटर से निकला, मैंने जानबूझ के मुझको एक्टिंग कराएगी, मैं एक्टिंग करना नहीं चाहता था। 2 ही बच्चे थे जो एक्टिंग करना चाहते थे, तो उन्होंने कहा 2 बच्चों के लिए डायरेक्शन करना चाहते थे हम लोग। उन्होंने कहा 2 लोगों के लिए फैकल्टी नहीं ला सकते हम, तो हमको कहा ठीक है एक्टिंग कर लेते हैं। तो एक्टिंग। But you're a good actor. Haven't you thought that you could do something bigger and better? No. मैं बहुत अच्छा डिसीजन था कि मैं एक्टिंग में नहीं गया, नहीं तो मैं क्या कर लेता। जो जितना हूँ अभी उतना ही हो पाता। शाहरुख खान तो नहीं बन सकता था। There are lots of very good directors who can appear in films. So I acted in Gangs of Wasseypur after 20 years of passing out of drama school. 20 साल बाद मैंने एक्टिंग की। मैंने कभी एक्टिंग नहीं। And you did well. Yeah, I mean, so now, so well, I think I've asked him so many questions now. I think, are you feeling? हाँ नहीं, मुझको लगा वही था। मैंने पूछा था कि क्या भाई कि जब भी मुझे ऐसी जगह बुलाया जाता है, बोला जाता है इस पे बात करनी है, तो मैं कसम खा के कह रहा हूँ मैं तैयारी के साथ आता हूँ। मैं पढ़ लिख कर सब कुछ करके आता हूँ। इस बार मैंने पूछा क्या क्या किस्सा है, तो मैंने कहा चलो बिना फिर किस्सा ही तो किस्सा तो चल रहा है ना। अच्छा, अपने जीवन का सबसे अच्छा किस्सा बताइए। चलिए रोमांटिक बताइए अपनी लाइफ के बारे में। डोंट यू वांट टू नो इट? नहीं ऐसा क्या है, वो तो सब है। हाँ बोलो। सी टेल अस अबाउट द लव ऑफ योर लाइफ। ये भी किस्सा सुनाइए। लव ऑफ माय लाइफ इज मेरी वाइफ है। अभी कब मिली, कहाँ मिली, शादी कब हुई, हाउ डू यू फील, बिकॉज ऑल ऑफ दैट कम्स इनटू योर मूवीज। वो 7th में थी, मैं 8th में था। देयर यू आर, आई स्टोरी। वही है हमारी जनरेशन, हम निभाते हैं। क्या बात ऐसा नहीं लिव इन करेंगे, शादी घर वालों की मर्जी से करेंगे, ऐसे नहीं थे हम। तो बताइए तो कुछ। वो 7th पे थी, यहाँ पे 8th में। मेरी बहुत ही एक्चुअली रेगुलर टाइप की लव स्टोरी है। हमारी इलाहाबाद में कॉलोनी है, बीच में पार्क है, हमारा घर ऐसे था, उसका घर सामने था। वही किया है जो एक दूजे के लिए में होता था, बत्ती ऑन ऑफ करना है। क्या बात। चिट्ठी हमारी नेबर थी। वो नेबर जो उनकी 2 बनी, वो मेरे अभी बड़े भाई की वाइफ है। तो मेरी मदर की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि हमने अपनी माँ को ना अपने तीनों भाई और तीनों लड़के, बताइए भाई साहब, लड़की ढूंढने का हमने उनको वो नहीं दे पाए सुख। तो तीनों भाइयों ने मोहल्ले में लड़कियां ढूंढ ली और उन्होंने शादी कर ली। इस बात का मुझे मलाल बड़ा मलाल है जी। राइट, चलिए आई गेस वी कैन टेक सम क्वेश्चंस। वी कैन टेक सम क्वेश्चंस नाउ। राइट, यहाँ हिमांशु भाई हैं जो तिग्मांशु जी से कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। अरे बाप रे। तो बस मेरा एक सवाल ये है कि हालांकि मुझे उसका जवाब पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस को पता चले कि जो आपने फिल्म बनाई उसमें काफ़ी आपका साबका गैंगस्टर से पड़ता रहा, आपने खुद एक रोल किया। असल ज़िंदगी में एक किस्सा है जब आपको कुछ इस तरह के लोग मिल गए थे, वो क्या किस्सा था? अगर आप कौन सा बोला? वो कुछ गैंगस्टर टाइप के लोगों से आपका साबका पड़ गया था दिल्ली के पास, तो वो क्या किस्सा था? और इनको आप ना कभी कोई इस तरह का मिल जाए ना तो इनको इंतजार नहीं कराना चाहिए। गैंगस्टर टाइप के लोगों को ना इज्जत उनको बहुत प्यारी होती है। तो ऐसे थे कुछ, मैं नाम नहीं लूंगा, उसमें है जिंदा भी तो कुछ में सांसद भी है। और वो एक बायोपिक की बात आई, मैं ये चाहता हूँ एक लखनऊ वाला होने के बतौर कि वाजिद अली शाह साहब के ऊपर कोई फिल्म बने, और आप क्योंकि आपकी दिलचस्पी भी है मैं जानता हूँ, तो उस पर आपका क्या कहना है, उस टॉपिक और उस लखनऊ का जो एक पूरा कल्चरल पस मंजर है उसके बारे में? एक फिल्म वाजिद अली शाह पे अब देखिए बहस हो जाएगी, करिए बहस हो जाएगी। करिए तो नहीं क्योंकि जरूरत नहीं उस बहस की। एक्चुअली बंद कमरे में होते तो अच्छा है। इस तरह के माहौल में वाजिद अली शाह पे बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं 1857 पे बनाना चाहूंगा, सिर्फ वाजिद अली शाह पे नहीं। राइट, हाँ, बिकॉज़ ही इज ऑलरेडी मेकिंग वन ऑन के आसिफ। और वो बेचारे एग्जाइल में भेज दिए गए, तो वो एक तरह से ट्रेजेडी है। वाजिद अली शाह इज नॉट अ सक्सेस स्टोरी, इट्स अ ट्रेजेडी। नहीं, मैं रोता हूँ उनके ऊपर, ऐसी बात नहीं है सर। मैं मटिया बुर्ज में जाके रोता हूँ। सर मैं जब यूनिवर्सिटी से निकल रहा था इलाहाबाद, तो लास्ट के दिनों में हासिल की शूटिंग हो रही थी, वही चोपड़ा के बगल में जो क्लॉथ वाले शॉप की शूटिंग हो रही थी। हाँ, A to Z। तो वो हाँ, तो उसके बाद जब गए नौकरी में तो देखा तो बड़ा इम्प्रेस रहे। सर 2 प्रश्न है उससे। एक तो सर जो इरफान साहब का किरदार था वो किससे इंस्पायर्ड था यूनिवर्सिटी से,
हम लोग बड़े गेस करते रहे अपने चर्चा में कि विजय सिंह और इंदु प्रकाश सिंह तमाम आपस में चर्चा करते थे, लेकिन सर वो किस्सा हम लोग सुनना चाहेंगे कि क्या कहीं से रियल इवेंट था? नहीं, किसी से सेम साइड नहीं था, किसी ऐसे पर्टिकुलर एक कैरेक्टर पे नहीं था उस वक्त। देखिए वो 2000 के बाद है और अटल जी की सरकार बनी थी पहली वाली, और सोसाइटी वाला पॉलिटिक्स में वही दो डिवीजन थे यूपी में, खास भाजपा या सपा, तब यही था मामला। तो उसमें वही था कि आशुतोष राणा इज रिप्रेजेंटिंग द राइट विंग और इरफान इज रिप्रेजेंटिंग सपा, और नया नया इमर्जेंस था ऐसे, लेकिन किसी पर्सनालिटी पे किसी कैरेक्टर पे नहीं था बेस्ड। राइट जी, उधर पीछे हम माइक पकड़ाएंगे वहां पर जी। सर जब तो माइक जा रहा है, कह रहे हैं ऐसी आपका इरफान साहब की जो दोस्ती है बहुत ज़्यादा गहरी, हमेशा आपने कहा है। कितना आपको लगता है कि अगर आप दोनों का साथ और लंबा होता तो आप और बेहतर फिल्म मेकर बन पाते और बेहतर फिल्में इंडियन सिनेमा को मिल पाती? जी जी, कोशिश, अब मैं कोशिश भी नहीं करूंगा। और आपने कई बार बात कही है कि हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन एक्टर कोई था तो इरफान खान। स्टैंड बाय दैट। सब मानते ही होंगे यहाँ बैठे हुए। Can I have a huge round of applause for Irfan Saab? What was Good his evening, sir. contribution Good to your evening, creative ma'am. process? My question is to sir. Sir, I am from Allahabad University, from English department. So I would like to ask the question कि आप अगर कोई incident from English department से related अगर बता सके हम लोगों को। मैंने पूरे अपने बीए में कुछ 7 या 8 क्लास इंग्लिश में जाता नहीं था मैं, क्योंकि वहाँ पे लड़कियाँ नहीं थी। अरे वहाँ सिर्फ लड़के थे? हमारा इंग्लिश वालों का जब सिर्फ लड़का था, सिर्फ हिस्ट्री में और इकोनॉमिक्स में लड़कियाँ थी तो वो क्लासेस में अटेंड करता था। साइकोलॉजी मैंने ली नहीं थी। So that's a nice story. वैसे लड़के जाते थे बॉर्नवीटा टाइप के ना साइकोलॉजी में, तो मैंने साइकोलॉजी ली नहीं। तो मैंने जो क्वेश्चन इनसे एडिशनल पूछा था वो ये था कि व्हाट वाज इरफान्स हिज क्रिएटिव प्रोसेस में इरफान के साथ व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस दैट वुड मेक समथिंग फॉर गुड हियरिंग। इट वाज वेरी इजी। सी क्या है कि हम जब भी कुछ भी क्रिएट करते हैं, एक्टर भी स्पेशली जब एक्टर को कोई रोल दिया जाता है तो अपने लाइफ के रेफरेंसेस ही लेता है ना। इसीलिए बोलते हैं एक्टर की एज 30 साल के बाद ही शुरू होती है, उसके पहले एक्टर नहीं होते, वो जिम गोइंग बच्चे होते हैं। क्योंकि 30 साल की उम्र तक आदमी बहुत सारी चीज़ें लाइफ में एक्सपीरियंस कर लेता है, घर में किसी की डेथ देख चुका होता है, माँ बाप को बूढ़े होते देख रहा होता है, नौकरी की वो, गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप, तो दारू पी के बवाल करना, ये सब 30 साल तक आदमी कर लेता है। तो जब रोल मिलता है तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस का ही रेफरेंस पकड़ता है एक्टर, है ना, या उसने जो देखा होता है। तो इरफान और मेरे जो रेफरेंसेस थे समाज के वो बहुत कॉमन थे, मुझे उसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, हम दोनों भी समझ जाते थे क्या है। तो मेरे लिए बहुत आसान था, और वो एक ऐसा एक्टर था कि वो आउट ऑफ द बॉक्स, स्क्रिप्ट से ऊपर उठना जो बोलते हैं ना, स्क्रिप्ट से ऊपर उठ के परफॉर्म करना, वो मैजिक करता था। जब आप उसकी परफॉर्मेंस देखते तो आप कहते हैं यार जिंदगी में ऐसी तो रिएक्ट करता है आदमी, ऐसी तो होता है। Exactly. वो हर एक्टर नहीं कर सकता। और वो मुझे प्रवोक करता था कि टू राइट समथिंग डिफरेंट। नाउ आई डोंट सी एनी एक्टर अराउंड मी हु कैन काइंड ऑफ पुश मी, एनकरेज मी टू राइट समथिंग व्हिच इज आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, बिकॉज आई नो ही विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म, सो व्हाई राइट। तो इरफान के जाने से मैं भी मीडियोकर हो गया हूँ। नहीं, that's not true. The next question. One more question. As a fan of इरफान खान, जे पान सिंह तोमर को गैंग है सर, मैं चाहता हूँ क्या आप कभी पान सिंह तोमर का पार्ट 2 बाबिल खान के साथ ऐसा कोई प्लान कभी इन फ्यूचर सोचा कभी सर? नहीं, वो तो पान सिंह कोई सुपर हीरो तो है नहीं कि चलता रहेगा, वो तो मर गया था। हमारे पिक्चर में वो सुपर हीरो ही है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। थैंक यू सर। Anyone else? There's a question there on the right side. Okay. गुड इवनिंग तिग्मांशु धुलिया सर। जी गुड इवनिंग। मेरा नाम रितेश तिवारी है सर। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पान सिंह तोमर मैंने देखी तो मैं बहुत मूव हुआ पिक्चर से, इतनी क्रिटिकली अक्लेम्ड मूवी आपने बनाई। सर आपने अभी ये भी बोला कि आप शेखर कपूर सर के साथ थे बैंडेड क्वीन में, तो आपने सर जो रिवाइंस दिखाए हैं और जो सर उसमें फ्लेवर आया था बैंडेड क्वीन का, क्या सर वो आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से तभी आप रिक्रिएट कर पाए सर? और सर वो कहाँ की लोकेशन थी अगर आप बताना चाहें? धौलपुर एक जगह है जो एक्चुअली टेक्निकली मैप में वो राजस्थान में आती है, लेकिन आगरा से कुछ 50-60 किलोमीटर की दूरी पे है।
तो वहीं पे जहाँ की वसुंधरा जी का ससुराल है, वो वसुंधरा उनका ससुराल है धौलपुर, तो वहाँ पे शूटिंग की, बैंडिट क्वीन की भी वहीं की थी। तो फिर मैं, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस था बैंडिट क्वीन का, बहुत मैंने काम किया था उस पिक्चर में, तो पान सिंह तोमर में मुझे थोड़ा सहूलियत हो गई। There's a person here on the right side. Please, can you give him the microphone? He's been raising his hand. बॉस, इलाहाबाद की कुछ बकैती वाली भी होनी चाहिए। बिना उसके क्या मजा आएगा बकैती की बात नहीं की। बकैती? हाँ, बकैती का वो किससे हैं आपके बकैती के? मैं बकैती, मैंने तो ऐसे बकैती नहीं की, बकैतों के साथ रहा हूँ लटक की तरह, लेकिन बकैती खुद नहीं की मैंने। This is gentleman in black. Yes. हेलो सर, नमस्कार। जी नमस्कार। आपका जूनियर हूँ, सलाम सर। वाह। सब इलाहाबाद के आ गए दिग्मंच। आपका जो गैंग्स ऑफ वासेपुर में सीन था, जिसमें आप एक जगह ऐसे मिल जाते हैं कि पीयूष मिश्रा बोलते हैं सरदार खान से कि आज सही जगह मिल गए हैं, इनको निपटा दिया जाए। तो सरदार खान कहता नहीं यार, इसको ऐसे नहीं मारे। तो मुझे लगता कोई और होता तो कहता कि नहीं, इसको तड़पा तड़पा के मारेंगे, तिल तिल करके मारेंगे। तो सरदार खान कहता है नहीं, इसको मारेंगे नहीं, इसकी कह के लेंगे। तो सर ये कहाँ से आया? ये मैंने थोड़ी डायरेक्ट की थी। तो कहाँ से आया कि तिल तिल करके नहीं मारे, कुत्ते तरह खून नहीं पी जाएंगे, कह के लेंगे? ये तो अनुराग से पूछना पड़ेगा, डायरेक्टर वो था। अरे सर, आप दोनों लोग तो बहुत अच्छे मित्र हैं, तो कुछ तो आपकी केमिस्ट्री रही होगी, ऐसा थोड़ी खाली अनुराग सर ने किया होगा। अब वही है, वासेपुर इसीलिए नई फिल्म लगती है, इंस्पाइट ऑफ उस तरह की ज्योग्राफी में कई फिल्में बनी है, लेकिन उसमें यही बात था, नयापन था, एक सबकी वोकैबुलरी एकदम डिफरेंट थी, तभी तो वो कल्ट फिल्म बन गई। मुझको सड़क पे लोग वासेपुर की वजह से पहचानते। रामाधीर सिंह, द कैरेक्टर, एब्सोल्युटली। एक बार जोरदार ताली फॉर रामाधीर सिंह, द कैरेक्टर इटसेल्फ। यस, द गाय इन ब्लैक। हाय सर, मेरा नाम ऋषभ है, मैं खुद एक ऑडियो OTT प्लेटफॉर्म से हूँ। आपने अभी एक बात कही थी कि मैं खुद एक कमर्शियल से फिल्म बनाऊंगा अगर बनाऊंगा तो कभी कभी ये चीज़ जब आपसे तो इंस्पायर होते हैं, हम सब देखते हैं। नहीं, मेरे कमर्शियल बनना तो मुझसे मत इंस्पायर हो गया। नहीं वही तो जब हम आपको देखते हैं और आप ये बात कहते हैं तो कभी कभी लगता है यार, अगर हम भी ये सोचेंगे सिर्फ कमर्शियल बनानी है तो आर्ट कैसे फॉर्म होगी, क्या पहला स्टेप अकेले कैसे लेंगे, सिर्फ कमर्शियल सक्सेस का वेट कर, मतलब बड़े बजट का वेट करेंगे। तो क्योंकि आपने तो छोटे से शुरू करके वहाँ पहुँचे हैं, तो हम लोगों को कैसे सोचना चाहिए, क्या मेंटालिटी होनी चाहिए? मैंने तो सोच लिया पहले से कि कमर्शियल बनाऊंगा, पूछ क्यों रहे हो, तुमने तो सोच ही लिया है। But Tigmanshu, there's a question inherent here कि लक्ष्मी के पीछे भागो, लक्ष्मी नहीं आती। क्रिएटिविटी एंड मनी, कैन इट गो टुगेदर? सरस्वती के को पूजोगे, लक्ष्मी जी अपने आप आएंगी। Right, thank you so much for the questions. Focus on the creative. That's focusing on Saraswati. That's all with the questions. एक छोटा सा मैं, क्योंकि आप हैं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, वहाँ से, लेकिन लखनऊ आप आते रहते हैं अक्सर। पिछली बार जब हमारी मुलाकात हमारे रेड एफएम के स्टूडियो में हुई थी, तब आपने एक फिल्म का जिक्र किया था सर, कि एक पहाड़ के कोई इंडो चाइना वॉर के शायद कोई सिपाही थे जो अपनी 13वीं के बाद घर पहुँचे थे। आपने वादा किया था उस पर फिल्म बनाऊंगा, कोई प्लान है सर अभी या शेल्व हो गया? नहीं, प्लान इतनी बड़ा हाँ तो है, वो कभी होगा तो जरूर। और अगर मैं पूछूं लखनऊ से, अवध से, आपका क्या पर्सनल कनेक्शन है? नॉट फ्रॉम इलाहाबाद, लखनऊ और अवध से। Do you feel connected to Lucknow? A lot. I feel connected. किस लिहाज से? यार, एक तो भाषा ऑलमोस्ट सेम है। अब ये है कि लखनऊ में नवाबों का इन्फ्लुएंस बहुत रहा है, ठीक है, लमाटनियाज भी है, ऐसा नहीं है कि अंग्रेज नहीं थे, अंग्रेजों का पूरी रेजिडेंसी ये सब थे, लेकिन इलाहाबाद को प्योरली जब जो इन्फ्लुएंस, मॉडर्न इन्फ्लुएंस, वो अंग्रेजों का है। कानपुर में बिजनेस का, ये 3 डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं तीनों शहरों के। तो लखनऊ से वो कनेक्टेड इसलिए भी है कि तो भाषा ऑलमोस्ट हमारी एक ही है। हाँ, गंगा जमुना वही है, एरिया है तो वही है, बस हाँ यहाँ का खाना बेहतर है। इलाहाबाद को हम खाने की तरह से नहीं, आपको कैसे गुरु इलाहाबाद का खाना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इस वजह से कनेक्टेड है। मैं तो बॉम्बे से इतना कनेक्टेड नहीं फील करता हूँ अगर कंपेयर की जितना लखनऊ से करूँगा। वाओ, ब्यूटीफुल। प्लीज मुझे आज फॉर दैट यार, कम ऑन। I also think being from उत्तर प्रदेश, जो सेंस ऑफ आइडेंटिटी है और जो कनेक्शन है, वो लगता है बीइंग अ कैपिटल सिटी। लखनऊ को देखिए, लोग सीधे होते हैं।
इलाहाबादियों से कंपेयर करोगे और कानपुर से कंपेयर करोगे तो तीनों का कैरेक्टर शहरों का बहुत डिफरेंट है, बहुत, जबकि इतने नजदीक है तीनों, बहुत ज्यादा डिफरेंट है। Right, that's it. That's it from this session. Thank you very much, Tigmanshu Dhulia ji and Nishi Pandey ji. Thank you very much for this entertaining session. और इसके बाद हमारे 2 सेशन और हैं, म्यूजिकल सेशन दोनों के दोनों. नेक्स्ट अप इज शटज बैंड और इसके लिए हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे. बट बिफोर दैट वी हैव द फेलिसिटेशन ऑफ कोर्स अमिताभ जी विद मिस्टर तिग्मांशु धूलिया, लेडीज एंड जेंटलमैन. Tigmanshu Dhulia, ladies and gentlemen, at the Kosher Literature Festival, 2nd edition, day 3. And thank you very much for Professor Nishi Pandey. Thank you very much, ma'am. Let's hear it. Come on, everyone. What a wonderful session we've had. बहुत सारी बातें सुनने को मिली और बहुत ही candid था. It was the best thing. All thanks to Tigmanshu ji.